वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के कुछ एमसीक्यूज हैं जो डिस्कस करने वाले हैं। इनको मैं साथ साथ में आपको हिंदी में भी बताता रहूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन लीजिए आज का हमारा, इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, हिंदी में इसको हम कहेंगे अस्पष्ट लागतें क्या होती हैं। तो देखिए, कॉस्ट जो होती है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो आपकी कौन सी होती हैं, इम्प्लिसिट, और दूसरी होती हैं एक्सप्लिसिट। ठीक है, हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, ये आपकी स्पष्ट लागतें हैं और ये हमारी अस्पष्ट लागतें। देखिए, अस्पष्ट क्या होती है, इम्प्लिसिट मतलब देखिए, जब कोई प्रोड्यूसर उत्पादक जो होता है उत्पादन करता है तो उसके लिए दो प्रकार के साधन होते हैं। एक तो खुद के जो साधन होते हैं उनके ऊपर जो खर्चा होगा उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं, अस्पष्ट लागतें कहते हैं। और जिन साधनों को, रिसोर्सेज को वो मार्केट से खरीदता है उनके ऊपर जो खर्चा होगा उसको क्या कहा जाएगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहा जाएगा, स्पष्ट लागतें कहा जाएगा। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट, अस्पष्ट लागतें जो है वो क्या होती हैं, पेमेंट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज। ठीक है, स्वयं के जो साधन होते हैं उनको जो भुगतान करना चाहिए उसको हम क्या कहेंगे, अस्पष्ट लागत कहेंगे, इम्प्लिसिट कॉस्ट कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, इन केस ऑफ गिवन गुड्स। ठीक है, ये जो गिफिन वस्तुएं होती हैं उनके संदर्भ में क्या होता है। ठीक है, गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में क्या होता है, प्राइस बढ़ने पर उनकी डिमांड क्या होती है, बढ़ती है। और प्राइस जब कम होती है तो डिमांड भी क्या हो जाती है, कम। मतलब यहाँ पे आपका जो डिमांड कर होता है वो कैसा होता है, अपवर्ड स्लोप का होता है। और अपवर्ड स्लोप मतलब ऊपर की ओर बढ़ता हुआ आपका मांग वक्र होता है। उसका रीजन क्या है ये आप पे पूछा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले वो बता रहे हैं कि जो प्रतिस्थापन प्रभाव है वो आय प्रभाव की तुलना में ज्यादा होता है, या फिर जो प्रतिस्थापन प्रभाव है और आय प्रभाव है दोनों सेम होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। या फिर तीसरी जो कंडीशन आपकी है कि इनकम इफेक्ट जो होता है, मतलब आय प्रभाव जो होता है वो प्रतिस्थापन प्रभाव से ज्यादा शक्तिशाली होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो गिफिन गुड्स होती हैं उसमें जो हमारा इनकम इफेक्ट होता है, ठीक है, इनकम इफेक्ट जो होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है किसके कंपैरिजन में, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में। मतलब आय प्रभाव की तुलना में प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में आय प्रभाव जो होता है वो ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसलिए जो डिमांड कर्व है वो अपवर्ड स्लोप होता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। अगला देखिए, नेक्स्ट, जब एवरेज रेवेन्यू एआर अगर कांस्टेंट होती हैं तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगी। देखिए, जब हम एआर की बात करते हैं तो जो एआर होता है वो एक तरह से क्या होगा, वो होगा हमारा प्राइस। ठीक है, एआर एक तरह से किसको बताती हैं, वस्तु की कीमत को, वस्तु की जो प्राइस होती है उसको बताती हैं। जब प्राइस कांस्टेंट है, ठीक है, प्राइस कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, देखिए ये हमारा आउटपुट है, जैसे ये आपकी आउटपुट की क्वांटिटी है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और प्राइस क्या है, इनकी जो प्राइस है पर यूनिट के हिसाब से कितनी है, माना कि 10 रुपीज है। ठीक है, इसका मतलब प्राइस जो है वो कांस्टेंट कब होती हैं, परफेक्ट कंपटीशन में होती है, पूर्ण प्रतियोगिता में होती हैं। और पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में हम जानते हैं परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, जो एवरेज रेवेन्यू है वो मार्जिनल रेवेन्यू के क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों क्या होती हैं, इक्वल। कब होती हैं, जब प्राइस क्या होती है, कांस्टेंट। प्राइस को हम क्या कह सकते हैं, एआर कह सकते हैं, एवरेज रेवेन्यू कह सकते हैं। तो जब एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट होगी तो मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या होगी, उसके इक्वल होती हैं। और ग्राफ अगर आप बनाओगे तो इस तरीके से आपका कर्व बनेगा। ठीक है, ये आपका ए आर कर्व है और ये आपका क्या है, एम आर कर्व है। ए आर इक्वल टू एम आर, और इसको अपन प्राइस कर्व भी कह सकते हैं। ठीक है, आपका कीमत वक्र भी इसको हम कह सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। अगला देखिए, यहाँ पे ब्लैंक के खाली स्थान है, रिफर्स टू द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज बाय इंटरेक्शन ऑफ द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। ठीक है, मतलब बिना किसी बाहरी दबाव के मांग और पूर्ति की शक्तियों में अंतःक्रिया होती है। ठीक है, तो उससे वस्तु एवं सेवाओं की क्या निर्धारित होगी।
ठीक है, वो क्या निर्धारित होती हैं, कीमत निर्धारित होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइस मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, कीमत संयंत्र कहते हैं। ठीक है, ये आपका हिंदी इसका बन जाएगा कीमत संयंत्र। ठीक है, कीमत संयंत्र एक तरह से क्या होता है, जिसमें मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर क्या होता है, वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। या जैसे हमारा मांग वक्र है, ये हमारा पूर्ति वक्र है, और दोनों जहां पे बराबर होंगे वहां पे वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। अब वस्तु की कीमत में वृद्धि या कमी किस कारण से होती है, मांग और पूर्ति में परिवर्तन के कारण। ठीक है, लेकिन जो संतुलन की स्थिति है वो इन मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर निर्धारित हो जाएगी। मतलब कीमत क्या होगी, ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। इसका मतलब इसको हम क्या कहते हैं, प्राइस मैकेनिज्म कहते हैं, इसको हम कहते हैं कीमत संयंत्र कहा जाता है। अगला है द बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व। श्रम का पूर्ति वक्र जो होता है वो कैसा होता है, श्रम का पूर्ति वक्र कैसा होता है, पीछे की ओर मुड़ता हुआ। ठीक है, श्रम का जो पूर्ति वक्र है वो पीछे की ओर मुड़ता हुआ होता है इस आकार से। ठीक है, पहले तो आपका स्लोप कैसा होगा, धनात्मक होगा, पॉजिटिव, और फिर ऐसा होता है बैकवर्ड स्लोप हो जाता है। ठीक है, तो जो श्रम का पूर्ति वक्र है वो इस आकार का क्यों होता है, बैकवर्ड बेंडिंग क्यों होता है, श्रम का पूर्ति वक्र पीछे की ओर मुड़ता हुआ क्यों होता है, क्योंकि प्रारंभ में क्या होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है तो इनकम बढ़ने के साथ साथ में लोग क्या करते हैं, जो श्रमिक है वो क्या करेंगे, ज्यादा समय तक काम करेंगे, आराम कम करेंगे, इसलिए श्रम की पूर्ति क्या होगी, बढ़ेगी, और श्रम की पूर्ति बढ़ेगी तो इसका जो स्लोप है वो कैसा होगा, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ, इस तरीके से। लेकिन एक बिंदु के बाद में, ठीक है, जब वो श्रमिक क्या करता है, अपनी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, न्यूनतम जो उनकी आवश्यकता होती हैं, उसको अगर वो पूरा कर लेते हैं और उसके बाद में भी अगर इनकम बढ़ेगी तो फिर वो क्या करेंगे, अब काम करने के स्थान पर वो क्या करेंगे, आराम करना पसंद करेंगे। ठीक है, मतलब अब वो आराम करेंगे, कम काम करेंगे, क्योंकि कम काम करके ही उनको उतना पैसा, उतनी इनकम हो जाती है। इसलिए श्रम का जो पूर्ति वक्र है वो कैसा होता है, एक पॉइंट के बाद में पीछे की ओर मुड़ने लग जाता है। तो इसका जो कारण है वो क्या होगा, ठीक है, मतलब ये हो सकता है। ठीक है, अब आय और आराम के बीच में संबंध को दर्शाया जाता है। अगला देखिए, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। घटते प्रतिफल के नियम जो हैं वो कब लागू होते हैं, घटते प्रतिफल के नियम, जो आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो कब लागू होगा, तो इसमें क्या एज्यूम कर लिया जाता है, क्या मान लिया जाता है कि कम से कम एक फैक्टर क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। ठीक है, स्थिर साधन होना चाहिए आपका कम से कम एक साधन, और जो अदर रिसोर्सेज हैं, जो अन्य साधन है, वो क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, परिवर्तनशील होना चाहिए। ठीक है, जब स्थिर साधन के साथ में परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाई जाएगी, फिक्स फैक्टर के साथ में वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी अगर हम बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट के बाद में जो प्रोडक्शन है वो क्या होगा, घटने लग जाएगा। यहाँ जो एवरेज प्रोडक्शन है, मार्जिनल प्रोडक्शन है, औसत और सीमांत उत्पादन जो है वो एक पॉइंट के बाद में गिरने लग जाएगा, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, घटते प्रतिफल के नियम कहते हैं। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका, देयर इज एटलीस्ट वन फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, कम से कम एक साधन जो है वो स्थिर होना चाहिए, तभी ये कंडीशन अप्लाई होगी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, घटते प्रतिफल नियम के लिए क्या जरूरी है, उत्पादन का कम से कम एक साधन जो है वो स्थिर होना चाहिए। अगला है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न एज्यूम्स, घटते प्रतिफल का जो नियम है वो क्या मानता है। पहला है इसमें कि ये कोई भी साधन स्थिर नहीं होता है, दूसरा हमारा है कोई भी साधन परिवर्तनशील नहीं होता है, या फिर तीसरा हमारा है उपयोगिता जो है वो अधिकतम होती है जब सीमांत उत्पादन गिरने लग जाता है, या डी ऑप्शन हमारा दे रखा है सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड, उत्पादन के कुछ साधन क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। तो देखिए ये मान्यता हमारी सही है कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है उसमें क्या मान लिया गया है कि उत्पादन के कुछ साधन क्या होते हैं, स्थिर होते हैं,
या कम से कम एक साधन जो है वो क्या होता है, स्थिर होता है, और बाकी के जो साधन होते हैं या एक साधन क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। तो कुछ साधन स्थिर होते हैं, यह मान्यता जो है वो सही है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है इम्परफेक्ट कंपटीशन। अपूर्ण प्रतियोगिता की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है? ठीक है, अपूर्ण प्रतियोगिता की जो अवधारणा है वो इनमें से किसके साथ में संबंधित है? प्रोफेसर चेम्बरलिन के साथ में संबंधित है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता अगर पूछे वो भी चेम्बरलिन के साथ में संबंधित है। और अगर ये ऑप्शन में नहीं होता है तो फिर श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, ठीक है, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है एन इंडिफरेंस कर ऑलवेज, कि जो तटस्थता वक्र होता है जिसको हम उदासीनता वक्र भी कहते हैं, तटस्थता वक्र कैसा होता है? ठीक है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होता है, पहला ऑप्शन आपका दे रखा है। ऊर्ध्वाधकारी जिसको हिंदी में हम कहते हैं, या दूसरा आपका है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, या उत्तल किसको कहा जा सकता है? कॉनकेव टू द ओरिजिन, सी ऑप्शन आपका, जिसको हम कहेंगे कॉनकेव का आपका हो जाएगा नतोदर। और हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन, डी ऑप्शन आपका, मतलब एक्स अक्ष के समानांतर लाइन होता है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा कि इन डिफरेंस कर्व की बात की जाए तो इन डिफरेंस कर्व आपका होता है इस शेप में ऐसे, और इस शेप को हम क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। मूल बिंदु की ओर कैसा होता है? उन्नत दर होता है। उसका रीजन क्या ऐसा होने का कि जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS जो होती है वो क्या होती हैं? डिक्रीज होती हैं, घटती हुई होती हैं। और MRS के कम होने के कारण इसका शेप कैसा होगा? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। मूल बिंदु की ओर कैसा होगा? उन्नतोदर होगा। अगला है निम्न में से सभी वक्र जो हैं वो U आकार के होते हैं, इसके अलावा इनमें से कौन सा वक्र जो है वो U आकृति का नहीं होता है? U आकृति मतलब आपका इस तरीके से पहले घटता हुआ, पहले लागत क्या होती है? घटती है, और फिर लागत क्या होती है? बढ़ती है। तो देखिए जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो भी U शेप का होता है, जो एवरेज कॉस्ट कर्व आपका है वो भी यू शेप का होता है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व सीमांत लागत वक्र भी आपका कैसा होता है? यू शेप का होता है। तो देखिए परिवर्तनशील लागत वक्र पहला, सी आपका औसत लागत वक्र, और डी हमारा सीमांत लागत वक्र, ये कैसे होते हैं? यू शेप के होते हैं। जबकि बी ऑप्शन आपका जो है औसत स्थिर लागत वक्र, वो यू आकार का नहीं होता है। औसत स्थिर लागत वक्र जो है वो हमारा किस प्रकार का होगा? इस तरीके से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, AFC कर्व हमारा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कि जो AFC है, औसत स्थिर लागत वक्र है, वो यू शेप का नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए द टर्म ग्रुप इक्विलिब्रियम, समूह संतुलन या समूह साम्य जिसको कहा जा सकता है, समूह साम्य का जो संबंध है, संतुलन, समूह संतुलन, वो किसके साथ में है? तो यहां पे आपका जो करेक्ट आंसर है, देखिए समूह का मतलब हो गया हमारे, देखो जब किसी वस्तु का उत्पादन करने वाली अलग अलग फर्में होती हैं, जैसे कि कपड़ा बना रही है A फर्म है, B फर्म है, C फर्म है, D फर्म है, सभी अगर एक जैसा कपड़ा बना रही हैं तो इन सभी को हम क्या कहेंगे मिला के? इंडस्ट्री कहते हैं, उद्योग कहते हैं। लेकिन जो आपका एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में अगर हम देखते हैं तो जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, वस्तु जो उत्पाद आपका विभेदीकरण पाया जाता है, सभी फर्में क्या करती है, जो वस्तु बनाती है उसमें थोड़ा बहुत अंतर होता है, इसलिए वहां पे इंडस्ट्री का यूज नहीं करते हम। ठीक है, वहां पे कौन सी टर्म का यूज किया जाता है? ग्रुप। और उनका जो इक्विलिब्रियम होगा वो किसका होगा? ग्रुप इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। तो जो ग्रुप इक्विलिब्रियम है, समूह संतुलन है, वो किसके साथ में संबंधित है? एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के साथ में संबंधित है। अगला देखिए द किंग्ड डिमांड कर्व, किंग्ड या जिसको हिंदी में हम कहेंगे विंकुचित मांग वक्र जो होता है, विंकुचित मांग वक्र क्या दर्शाता है? पहला आपका है प्राइस रिजिडिटी,
कीमत दृढ़ता को दर्शाता है। दूसरा हमारा है प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, कीमत लोचशीलता को दर्शाता है। या फिर तीसरा आपका है डिमांड रिजिडिटी, मांग दृढ़ता को दर्शाता है। या फिर डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी, मांग लोचशीलता को दर्शाता है। तो देखिए ये जब वक्र हम बनाते हैं तो ये आपका जो वक्र है किंग्ड डिमांड कर्व आपका बनता है इस तरीके से। ऊपरी भाग कैसा होता है, इलास्टिक होता है, लोचदार, और नीचे वाला भाग कैसा होता है, बेलोचदार। और यहाँ पे जो प्राइस है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है, उसमें चेंजेस नहीं होता है। जनरली प्राइस क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, जिसको हम क्या कहेंगे, प्राइस रिजिडिटी कहेंगे, कीमत दृढ़ता कहा जाता है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। अगला देखिए, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में सम्मिलित करना है। तो देखिए सम्मिलित करने के लिए आप यहाँ पे देख लीजिए कि जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट क्या होती हैं, इक्वल। टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अगर इक्वल है तो इसको क्या कहा जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट कहा जाएगा। फिर उसके बाद में ये आपका जो है एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट, मतलब दूसरों को जो भुगतान किया जाता है ये आपका क्या होगा, अकाउंटिंग प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये आपका होगा अकाउंटिंग प्रॉफिट होगा। और उसके बाद में इकोनॉमिक प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, इकोनॉमिक प्रॉफिट में हम क्या करते हैं, टोटल जो कॉस्ट होती हैं एक्सप्लिसिट के साथ में जो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती हैं उसको भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे टोटल रेवेन्यू में से। तो टोटल रेवेन्यू में से एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों को अगर आप प्लस करके टोटल रेवेन्यू में से माइनस कर दोगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, इकोनॉमिक प्रॉफिट बचेगा। तो इस तरीके से आप मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, इकोनॉमिक प्रॉफिट है। उसके बाद में अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात करें, ठीक है, ये जो आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट है वो कौन सा है, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा था ये। अगला देखिए, बिहेवियरिस्टिक एक्सप्लेनेशन ऑफ कंज्यूमर डिमांड, उपभोक्ता की मांग का जो व्यवहारवादी सिद्धांत है, व्यवहारवादी सिद्धांत किसका, उपभोक्ता की मांग का, वो किसके द्वारा दिया गया था, मार्शल के द्वारा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। अगला देखिए, इन प्रोडक्शन, ये मालूम किया गया है या पता चला है कि जो आउटपुट है, प्रोडक्शन है, वो कितना चेंज होता है, 16%। कब, जब साधन जो है वो कितने चेंज हो जाते हैं, 3.6%। तो यहाँ पे आउटपुट इलास्टिसिटी क्या होगी, तो बिल्कुल सिंपल सा है, जो उत्पादन में परिवर्तन हुआ है वो कितना आपका 16%, और जो इनपुट्स में चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है, 3.6% हो रहा है। तो 16% में अगर हम 3.6 का डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो ये आपका देखो, अगर पॉइंट हटाओगे ऊपर कितना हो जाएगा, 160। 160 में 36 का डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 4.4 आ जाएगा। ठीक है, 4.4 बी ऑप्शन आएगा आपका। अगला देखिए, इंटरनल इकोनॉमीज कब आती हैं, जो आंतरिक मितव्ययिता हैं वो कब उत्पन्न होती हैं, वो क्या क्या सम्मिलित करती हैं। ठीक है, आंतरिक मितव्ययिता में हम किसको शामिल करेंगे, एक फर्म के अंदर से जो बचतें प्राप्त होती हैं, चाहे वो फाइनेंशियल इकोनॉमीज हो सकती हैं, या किसी फर्म का जो मैनेजमेंट है वो अच्छा है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हो सकती हैं, या फिर उसमें जो टेक्निक यूज की जा रही है वो अच्छी टेक्निक हो। तो ये सारी एक तरह से क्या है, इंटरनल इकोनॉमीज, एक फर्म को मिलने वाली आंतरिक बचतें हैं, जो लाभ, जिसका जो लाभ है वो किसी फर्म विशेष को मिलेगा। ठीक है, लेकिन इकोनॉमीज ऑफ लोकेशन, स्थिति संबंधित जो बचतें होती हैं वो दूसरी फर्मों को भी मिल सकती हैं, तो ये इंटरनल इकोनॉमीज नहीं होगी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग द शॉर्ट रन द ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट, अल्पकालीन समय में या अल्पकाल में उत्पादन का जो अनुकूलतम स्तर है वो कहाँ पे निर्धारित होगा।
अल्पकाल में उत्पादन का जो अनुकूलतम स्तर है वो कहाँ पे निर्धारित होता है, जहां पे औसत लागत जो है वो क्या होती है, न्यूनतम होती है। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ आपका सीमांत लागत न्यूनतम होती है जहां पे, दूसरा आपका लिखा हुआ है जहां पे औसत परिवर्तनशील लागत न्यूनतम होगी, या तीसरा सी लिखा हुआ है जहां पे औसत लागत न्यूनतम होती है, या डी ऑप्शन हमारा दे रखा है कि जहां पे औसत स्थिर लागत घटना प्रारंभ हो जाती है, ठीक है, या घटना रुक जाती है वहां पे। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि अल्पकाल में ऑप्टिमम लेवल जो है उत्पादन का जो अनुकूलतम स्तर है वो कहां पे निर्धारित होता है, जहां पे औसत लागत न्यूनतम होती है, मिनिमम होती है, सी ऑप्शन। अगला देखते हैं, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ओवर द डिमांड कर्व। जो मांग की लोच है वो मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर क्या होगी। जैसे देखिए ये हमने एक मांग वक्र बनाया, स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, तो जो बीच में पॉइंट होगा यहाँ पे मांग की लोच क्या होगी, इक्वल टू 1 होती है। इस वक्र के ऊपरी वाले भाग पे मांग की लोच क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। इस बीच वाले पॉइंट जहाँ पे मांग की लोच इक्वल टू 1 है, प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है, यहाँ पे नीचे जो इलास्टिसिटी है वो क्या होगी, लेस देन 1 होगी। इसका मतलब क्या हो गया, मांग वक्र के अलग अलग बिंदुओं पर मांग की जो लोच है वो क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, ठीक है। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो डिमांड कर्व के अलग अलग पॉइंट पर क्या होगी, अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी। तो करेक्ट आंसर आपका पहला क्या लिखा हो, देखो प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग होगी, ठीक है, अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होगी, क्या मतलब, या सभी बिंदुओं पर समान होगी, या तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है सभी मांग वक्र पे स्थिर होगी, या फिर डी है कि जीरो होगी। तो करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन ए कि मांग वक्र के अलग अलग बिंदुओं पर मांग की लोच भी क्या होगी, अलग अलग होगी। नेक्स्ट, इफ फॉर ए फर्म द संक कॉस्ट ऑफ ए मशीनरी इज ₹6 करोड़, ठीक है, एक फर्म के लिए जो डूबत लागत है, संक कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, डूबत लागत, मतलब जो खर्च हो चुकी हैं, जिसको वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वो कितनी है, 6 करोड़ है। इसका मतलब उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या होगी, जीरो होगी, शून्य होगी, ठीक है, इसको हम वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी आपकी, जीरो होगी। अगला देखिए, एक एकाधिकारी है, वो क्या करता है, दो बाजारों में जो विभेदीकरण की नीति है उसको अपनाता है। वो क्या करता है, ए मार्केट में किसी वस्तु की, ठीक है, माना कि उसके द्वारा जो भी चीज बनाई जा रही है, एक मोबाइल बनाया जा रहा है या मोबाइल का कवर बनाया जा रहा है, कुछ भी हम मान लीजिए, या कोई भी एक पेन ले लीजिए कि एक मोनोपोली जो है, मोनोपोलिस्ट है, वो क्या कर रहा है, पेन बना रहा है, ठीक है, वो पेन बनाने वाला कोई भी नहीं माना कि मार्केट में। अब वो क्या कर रहा है, ए मार्केट में तो उस पेन को कितने में बेच रहा है, 10 रुपए में, और बी मार्केट में उसी पेन को वो कितने में बेच रहा है, 15 रुपए में। तो इसका मतलब क्या हो गया, बी मार्केट में वो प्राइस ज्यादा ले रहा है, और बी प्राइस में मार्केट में अगर वो प्राइस ज्यादा ले रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, बी मार्केट में उसकी जो डिमांड है वो कैसी है, इन इलास्टिक है, बेरोजगार है, मतलब अगर वो चीज महंगी भी है तो भी लोग क्या करेंगे, उसको खरीद रहे हैं, उनके लिए ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब जो बी मार्केट है उसमें जो इलास्टिसिटी है वो क्या होगी, थोड़ी कम होगी, इन इलास्टिसिटी हम कह सकते हैं, या लेस इलास्टिक कह सकते हैं। तो देखिए करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ए मार्केट में तो जो लोजदार होगी मांग, और बी में क्या होगी, लेस इलास्टिक होगी या बेलोजदार, इसको हम कह सकते हैं। तो आपका यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। अगला देखिए, एक एकाधिकार बाजार में मांग की जो कीमत लोच है वो कितनी है, 0.75 है। तो जो मोनोपोली पावर है वो कितना होगा, तो देखिए मोनोपोली पावर को हम सिंपल से निकाल सकते हैं 1/E करके, और 1/E का मतलब 1/0.75, ठीक है, और 1.75 इसको अगर आप सोल्व करोगे, पॉइंट हटाओगे तो क्या होगा, ऊपर 100 हो जाएगा, और 100 में अगर आप 75 का डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 25 से ये 3 टाइम्स, और ये 4 टाइम्स,
4/3, और 4/3 अगर आप करोगे तो कितना आएगा, ये 1.33 आएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। अगला है, निम्न में से कौन बिजनेस इकोनॉमिक्स में एक विशेषता नहीं है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, फर्म और इंडस्ट्री दोनों क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, दोनों सेम नहीं होती हैं। जैसे किसी वस्तु को बनाने वाली ए फर्म है जो इंडिविजुअल यूनिट है, व्यक्तिगत इकाई होती है बी, सी, डी। ठीक है, ये अलग अलग फर्म हैं, और इनका जो ग्रुप है, समूह है, उसको क्या कहा जाता है, इंडस्ट्री कहा जाता है। तो दोनों सेम नहीं होती, दोनों क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला दे रखे हैं, उनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है आपको पता करना है। ठीक है, इसमें जो ए आर आपका है वो किसको बता रहा है, औसत आगम, एवरेज रेवेन्यू। एम आर जो है वो किसको दर्शा रहा है, सीमांत आगम, मार्जिनल रेवेन्यू। और ई जो आपका है वो किसको दर्शा रहा है, कीमत लोच को, मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इनके बीच में संबंध क्या होगा, तो इनके बीच में देखिए क्या संबंध होता है, जो एम आर है वो इक्वल होता है पी 1-1 के बराबर होता है। और P को ही हम क्या कहते हैं, एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। तो इस P की जगह आप क्या ले सकते हो, AR भी लिख सकते हो। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका C। MR जो होता है वो किसके इक्वल होता है, AR, या AR की जगह आप यहाँ पे क्या ले सकते हो, प्राइस भी ले सकते हो। और ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा, 1-1 ई क्या यहाँ पे इलास्टिसिटी है, प्राइस इलास्टिसिटी, कीमत लोच को दर्शा रहा है। नेक्स्ट है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। जो आपका गणनावाचक उपयोगिता सिद्धांत है उसकी कौन सी मान्यता नहीं है इनमें से। तो देखिए, उपभोक्ताओं को इन्होंने रेशनल माना है, विवेकशील माना है, बिल्कुल सही है। उपभोक्ता क्या होता है, विवेकशील होता है। बी आपका क्या है कि जो उपयोगिता होती है उसको संख्या के रूप में माप सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा आपका है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो घटती हुई होती है, गलत है, क्योंकि इसमें क्या माना गया है, कांस्टेंट। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या होती हैं, स्थिर होती हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिमिनिशिंग। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। अगला है इंक्रीमेंटलिज्म। जो कंसेप्ट है वो किसके साथ में संबंधित है, लॉन्ग रन के साथ में संबंधित है, दीर्घकाल के साथ में संबंधित है। अगला है, एक हमको यहाँ पे इकोनॉमिक्स की अर्थशास्त्र की परिभाषा दी हुई है, और परिभाषा में अगर आप वर्ड पढ़ोगे तो ये देखिए स्केयर, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, दुर्लभता। और दुर्लभता जहां पे भी आ जाए, दुर्लभ संसाधन की हम जहां पे भी बात करते हैं, तो वो जो आपकी डेफिनेशन है, अवधारणा, विशेषता जो है वो किसके साथ में संबंधित होगी, आपकी रॉबिन्स के साथ में। ठीक है, तो लियोन रॉबिन्स, ये ध्यान रखना आपको, इसका नाम, ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा ए। ठीक है, मतलब अर्थशास्त्र जो है जिसमें हम क्या करते हैं, दुर्लभता का अध्ययन करते हैं। मतलब रिसोर्सेस क्या होते हैं, उत्पादन के जो संसाधन है वो क्या होते हैं, दुर्लभ होते हैं, सीमित होते हैं। जबकि लोगों की जो वांट से आवश्यकता है वो क्या होती हैं, असीमित होती हैं। और ये जो दुर्लभ संसाधन होते हैं उनके क्या होते हैं, वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। तो ये डेफिनेशन आपकी किसकी है, लियोनल रॉबिन्स की है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अगला है, किसी वस्तु की मांग क्या है, बेरोजगार है। मांग बेरोजगार का मतलब क्या हो गया, प्राइस में अगर चेंजेस हो जाए तो भी लोग क्या करेंगे, मतलब प्राइस अगर बढ़ जाएगी तो भी लोग क्या करेंगे, उसको खरीदेंगे, क्योंकि लोच कैसी है, बेरोजगार, मतलब वो आवश्यकता वाली वस्तु है, नेसेसरी गुड्स हैं। तो प्राइस इंक्रीज होने पर क्या होगा, ठीक है, डिमांड कैसी है, इनइलास्टिक है, तो प्राइस इंक्रीज होने पर लोगों का जो खर्चा है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। या हम कह सकते हैं कि जो टोटल रेवेन्यू है वो क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, टोटल रेवेन्यू क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, वस्तु को तो खरीद रहे हैं, लेकिन साथ साथ में कीमत बढ़ रही तो भी वो खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब टोटल रेवेन्यू क्या होगी, बढ़ेगी।
सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। अगला है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है एक दूसरे के साथ में संबंधित है? ठीक है, संगठन और ब्याज नहीं, क्योंकि जो संगठन है वो किसका संबंध किसके साथ में है? प्रॉफिट के साथ में है, लाभ के साथ में है। लैंड जो है उसको रेंट मिलता है, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। जो भूमि है उसको क्या मिलेगा? लगान। जो लेबर है उसको प्रॉफिट मिलता नहीं, लेबर को क्या मिलता है आपका? लेबर को मिलती हैं वेजेस मिलती हैं। और जो कैपिटल है उसको क्या मिलता है? कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट। इसका मतलब बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट दे रखा है, मतलब लैंड जो है उसको क्या मिलता है? रेंट मिलता है, ये वाला सही है। अब देखिए यहाँ पे हमको दिया हुआ है दो, एक कथन दे रखा है और एक उसका कारण दे रखा है कि जो मोनोपोली फर्म होती हैं, एकाधिकारी फर्म होती हैं, उसका जो रेवेन्यू कर्व है वो कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोप होता है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, रेवेन्यू कर्व में मतलब यहाँ पे आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व से है, और एवरेज रेवेन्यू कर्व इस तरीके से होता है एकाधिकार बाजार में, बिल्कुल सही है। दूसरा है, मोनोपोली फर्म डज नॉट इंजॉय द फ्रीडम बोथ, मतलब जो एकाधिकारी फर्म होती हैं वो दोनों स्थितियों के लिए स्वतंत्र नहीं होती हैं। वो क्या कर सकती हैं? या तो वस्तु की कीमत को स्थिर रख सकती हैं, या उसको चेंज कर सकती हैं, या फिर जो क्वांटिटी वो बेच रही हैं उसकी मात्रा को वो निर्धारित करती है। मतलब दोनों को एक साथ निर्धारित नहीं कर सकती है, या तो वो कितनी प्राइस पर बेचना है ये निर्धारित कर लेगी, या कितनी क्वांटिटी बेचनी है तो प्राइस वो निर्धारित नहीं कर पाएगी। मतलब प्राइस और क्वांटिटी दोनों में से वो एक ही चीज का निर्धारण कर पाती हैं। तो यहाँ पे दोनों जो है वो क्या है? सही है। कथन भी सही है आपका और कारण भी क्या है? सही है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर आज का हमारा अंतिम प्रश्न है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं उत्पाद विभेदीकरण। ठीक है, उत्पाद विभेदीकरण जो है वो कहाँ पे देखने को मिलता है या किसका? ये आपको प्राइस कंपटीशन का उदाहरण है, नॉन प्राइस कंपटीशन का उदाहरण है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का उदाहरण है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, उत्पाद विभेदीकरण है, वो किसके साथ में संबंधित है? किस बाजार के साथ में? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो आपका एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा होता है उसके साथ में संबंधित है। और एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा में कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? इनमें से नॉन प्राइस कंपटीशन पाया जाता है, गैर कीमत प्रतियोगिता पाई जाती है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। देखिए ये जो प्राइस कंपटीशन है, ठीक है, वो तो उसमें नहीं होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कीमत विभेदीकरण, ये भी आपका कहाँ पे होगा? मोनोपोली मार्केट में होगा। तो बस प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है वो कहाँ पे होगा? एकाधिकारी बाजार में, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा में क्या होगा? नॉन प्राइस कंपटीशन, गैर कीमत प्रतियोगिता। मतलब कि जो फर्में हैं अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए क्या करती हैं? कीमत में वो प्रतियोगिता नहीं करती, कीमत को तो इससे लगती है लेकिन दूसरी चीजों में प्रतियोगिता करती हैं, जैसे कि एक के साथ में एक फ्री कर दिया, स्क्रैच कार्ड हो गया आपका। ठीक है, इस तरह की वो स्कीम चलाती हैं और अपनी वस्तु को ज्यादा बेचने का प्रयास करती हैं। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है वो किसके साथ में संबंधित है? नॉन प्राइस कंपटीशन, जो आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति है, उसके साथ में संबंधित है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और इम्पोर्टेंट जो आपके एमसीक्यूज हैं उसको देखेंगे।